कंस्ट्रक्टर को मानते हैं दे आर ऑब्जेक्ट बिल्डर। क्लियर, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को बिल्ड करते ही इसका पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंस्ट्रक्टर के दो इंपॉर्टेंट काम में से पहला काम क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट बिल्डर है। क्लियर, दे क्रिएट ऑब्जेक्ट। बिना कंस्ट्रक्टर के कभी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, ये समझ में आ जाए बात। दूसरी बात, कंस्ट्रक्टर्स आर यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट पैरामीटर्स। ऑब्जेक्ट के पैरामीटर को इनिशियलाइज करने का काम करता है। मतलब नॉर्मली तो लोग यही बात बोलते हैं जो सेकंड लिखी मैंने, कि बोले कंस्ट्रक्टर्स आर यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। लेकिन हमें ऐसा नहीं बोलना है, हमें पहली लाइन बोलना है फर्स्ट दे बिल्ड द ऑब्जेक्ट, पहले ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। इन द सेकेंड इंपॉर्टेंट टास्क कि वो उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, दे कैन प्रोवाइड द इनिशियल वैल्यू टू अवर ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे नॉर्मल मेथड का नाम होता है, कंस्ट्रक्टर का भी नाम होगा। नॉर्मल मेथड में जैसे पैरामीटर पास होते हैं वैसे ही कंस्ट्रक्टर में ही पास होते हैं। विथ जीरो पैरामीटर हम बोलेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मतलब कंस्ट्रक्टर के टाइप कैसे कैसे होंगे, कंस्ट्रक्टर विथ जीरो पैरामीटर, इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्लियर, कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर, इसे हम बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और तीसरा होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। व्हेन यू नीड कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तीन कैटेगरी में मैं कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर सकता हूं यहां पर। जीरो पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर को बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। 1 2 3 पैरामीटर्स होंगे, दे आर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये सेट डेटा को रिप्लेस कर देंगे, जो अलग से मुझे फोर्सफुली लिखना पड़ता था कि नहीं, OB1 डॉट सेट डेटा, वो काम खत्म हो जाएगा। अब जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो ऑटोमेटिक अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। कॉपी कंस्ट्रक्टर मतलब जब उसकी कॉपी क्रिएट करना हो, सेम ऑब्जेक्ट मुझे फिर से बनाना हो, सेकेंड ऑब्जेक्ट को उसी वैल्यू से आपको इनिशियलाइज करना हो, तो ये तीन स्टैंडर्ड टाइप है इसके यहाँ पर। क्लियर है, पर्पस समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट बिल्डर है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं हम इनको यहाँ पर। नॉर्मल मेथड में क्या डिफरेंस हो गया, नाम क्लियर हो गया, पासिंग पैरामीटर समझ में आ गया आपको। रिटर्न टाइप इसका कभी नहीं होगा, इवन वॉइड भी उसके सामने हम नहीं लिख पाएंगे, कंस्ट्रक्टर के सामने वॉइड भी नहीं लिख पाएंगे। सो दिस इज व्हाट, सिंपली खाली छोड़ना अपने को, देयर विल बी नो रिटर्न टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्टर। तीसरी बात, वो कॉल ऑटोमेटिक होंगे, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इट विल ऑटोमेटिकली कॉल इट्स कंस्ट्रक्टर। तो डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर टाइप और द मैचिंग कंस्ट्रक्टर वो उसको कॉल कर लेगा। यहाँ पर कि विदाउट पैरामीटर है तो डिफॉल्ट को कॉल करेगा, विथ पैरामीटर है पैरामीटराइज को कॉल करेगा। इसी को हमको समझना है आज। मतलब जो काम सेट डेटा वाला था वो सारा काम हमने कंस्ट्रक्टर पर डिपेंड कर दिया। तो कंस्ट्रक्टर हो गए ऑब्जेक्ट बिल्डर, दे आर द स्पेशलाइज फंक्शन। क्लियर, जो कि हर क्लास में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ऐसी एक टर्म होती है डिस्ट्रक्टर, लेकिन जावा डिस्ट्रक्टर सपोर्ट नहीं करती है। डिस्ट्रक्टर कॉल क्यों नहीं करती जावा, क्योंकि जावा यूज़ करती टर्म गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्शन एक ऐसी टर्म है जावा में जो ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय करती है। मैं अलग से सेपरेट लेक्चर में बात करूंगा कि गार्बेज कलेक्शन का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। इतना अभी आप दिमाग में रखो कि जावा कंस्ट्रक्टर सपोर्ट करती है एंड देयर विल बी नो मैकेनिज्म फॉर डिफाइनिंग डिस्ट्रक्टर इन जावा। Why we don't define destructor? Because Java uses the garbage collection for destroying the object at run time. जैसे किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जीरो होगा, क्लियर, हैंडल नहीं होगा, तुरंत उसको गार्बेज कलेक्शन डिस्ट्रॉय कर देगा।
तो ये ऑटोमेटिक मतलब बोलते हैं ना कचरा पेटी है, तो जैसे ऑब्जेक्ट गार्बेज हो जाए, यूजफुल नहीं बचे, तुरंत गार्बेज कलेक्टेड हो जाए, क्लियर, तुरंत जावा उसको डिलीट कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। तो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का रोल थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको क्या है। थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल से और बात करते हैं कि क्या इसकी भूमिका होगी, कैसे यूज़ करना है प्रोग्राम में। तो अभी हमने ग्रेटर का प्रोग्राम बनाया था, याद होगा, और मैंने लिखी थी सेट डेटा। अभी ये सेट डेटा की जगह पे, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात, कंस्ट्रक्टर का नाम चॉइस से नहीं रख पाते हैं अपन। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम दोनों सेम होंगे। सेम होंगे तो क्या हो गया इसका नाम, टेस्ट ग्रेटर। अरे टेस्ट ग्रेटर ए बी और सी वैल्यू दे दी हमने, यहाँ पर सेट कर दिया। तो क्या क्या पॉइंट हो गए, एक तो प्राइवेट कभी डिक्लेयर नहीं करेंगे अभी इसको हम, क्योंकि प्राइवेट डिक्लेयर करोगे तो ऑब्जेक्ट इसको कॉल नहीं कर पाएगा। तो कभी प्राइवेट डिक्लेयर नहीं होगा, नो मॉडिफायर से डिफाइन कर सकते हैं इसको अपन, क्लियर। तो क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम सेम हो गया। देयर विल बी नो रिटर्न टाइप, कोई रिटर्न टाइप डिफाइन नहीं करना है आपको, चाह के भी नहीं करना है, एरर जनरेट करेगा वो। और जैसे ही कंस्ट्रक्टर बन जाए मतलब क्या हो गया, ये हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, क्लियर। इसका मतलब ये हो गया कि अब मैं जब ग्रेटर कॉल करूँगा तो ये सेट डेटा कॉल करने का काम खत्म हो गया, इसकी नीड खत्म। अच्छा एरर क्यों आ रही, क्योंकि पैरामीटर मैच नहीं हो रहा है। जैसे फंक्शन कॉलिंग में पैरामीटर मैच होना चाहिए, वैसे यहाँ भी होना चाहिए 3,7,12। अब देखो अब क्या हो गया, एक स्पेशल फंक्शन है जो पहले तो ऑब्जेक्ट को बिल्ड करेगा, क्रिएट करेगा, एंड देन इट विल सप्लाई दिस वैल्यू टू इनिशलाइज दिस ऑब्जेक्ट। तो इसलिए बोलते हैं कंस्ट्रक्टर का पहला काम है ऑब्जेक्ट बिल्डर, एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट टास्क इज दे आर यूज टू इनिशलाइज द ऑब्जेक्ट पैरामीटर। अब इससे ऑब्जेक्ट की वैल्यू असाइन हो गई, सो वी यूज्ड वन कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर्स, क्लियर, बना लिया हमने। रन करोगे फिर प्रोग्राम चलेगा बराबर, थोड़ा थोड़ा सा चेंज होगा बस प्रोग्रामिंग में। अब बाकी पूरी फंक्शनलिटी वही है, जो उप्स के सारे रूल है वैसे की वैसे ही है, बस ये जो ब्रैकेट है नाम के साथ, दिस इज व्हाट कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, ये कॉलिंग है। अच्छा अलग से कॉल करना पड़ा क्या, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे आप, दिस विल ऑटोमेटिकली कॉल इट्स कंस्ट्रक्टर। तो ये अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा, मैचिंग वैल्यूज असाइन होगी। अच्छा मैच नहीं होगी तो आप देखो वहाँ मैंने 3 का लिया है, यहाँ 2 ले लिए, मैच ही नहीं होगा, एरर देगा ये। एरर देगा तो फिर मुझे फिर एक और कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो इसलिए जितने पॉसिबल तरीके ऑब्जेक्ट बनाने के चाहते हो आप, उतने कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना पड़ेंगे अपने को, क्लियर, समझ में आ रहा है केस। अच्छा अभी देखो, अगर मैं ऐसा कुछ चाहूँ, टेस्ट ग्रेटर का मैं ऑब्जेक्ट बना लूँ, ऑब्जेक्ट 2 इक्वल टू न्यू टेस्ट ग्रेटर, हमने सेमीकोलन दे दिया, मैच हो रहा है क्या, देखो आप ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसकी इस टाइप का कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन ही नहीं है। और कंस्ट्रक्टर विथ 0 पैरामीटर को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो आपको एक आदत डालना पड़ेगी यहाँ पर, अगर आप पैरामीटराइज बना रहे हो तो फिर एक डिफॉल्ट बनाओ, भले आप कुछ मत करो, इतना ही छोड़ दोगे लाके तो भी आपकी डेफिनेशन आ गई, क्योंकि बॉडी आ गई बिगिन एंड। अरे आपने बिगिन एंड दे दिया, भले कोई लिखा नहीं है, लेकिन इसको मैं बोलूँगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसको बोलूँगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। देखो क्या हो गया, मैंने यहाँ पर लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्लियर केस। हम चाहें तो वैल्यू भी दे सकते हैं यहाँ पर, ए बी और सी तीनों को क्या दे दिया, 0, तीनों को 0 से इनिशियलाइज कर दिया बाय डिफॉल्ट। नहीं भी करते तो भी 0 ही है जावा में, सारे इंटीरियर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट। अब आप देखो सेकेंड ऑब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पर OB2, और अब अगर मैं ग्रेटर फाइंड आउट करूँ, कुछ होगा क्या यहाँ पर, अब मिलना ही नहीं है।
बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही रिटर्न हो जाएगा सेकेंड केस में। देखो आप 12 इज ग्रेटेस्ट, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर 12 इज ग्रेटेस्ट, हमने ऑब्जेक्ट फंक्शन में वही कॉल कर लिया है, बनाया तो ऑब्जेक्ट 2 है लेकिन कट पेस्ट कॉपी में अपन ने इसको ले लिया। तो पहले वाले में देखो अपन ने मैसेज एक्चुअल इसमें नहीं करा है, ताकि थोड़ा सा ये जो मैसेज मैंने यहाँ किया ना अभी, इसको यहाँ भी कर दो उठा के, और इसको मैंने क्या बोल दिया है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब रन करते हैं। देखो 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हमने, पहले जैसे मैंने OB1 क्रिएट करा, यहाँ देखो OB1 ने कॉल करा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को, मैसेज आ गया, और मैसेज आ गया 12 इज ग्रेटेस्ट। सेकेंड ऑब्जेक्ट जब मैंने बनाया, कोई पैरामीटर पास करा गया यहाँ पर, तो इसको हमने बोल दिया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मैसेज प्रिंट हुआ, क्योंकि इसने इसको कॉल किया, ये पहले वाले को, डिफ़ॉल्ट का मैसेज आ गया और ग्रेटर चेक लगाया, फाइनली 0 इज ग्रेटेस्ट रिटर्न हो गया। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको कंस्ट्रक्टर में क्यों बना रहा हूँ, जितने पॉसिबल तरीके ऑब्जेक्ट बनाने की मैं चाहता हूँ वो सब यहाँ पे अप्लाई करते जाएंगे अपन, जितने तरीके उतने पॉसिबल कंस्ट्रक्टर। क्लियर। अच्छा, मैं यहाँ पर तीसरा अगर ऑब्जेक्ट बना दूँ तो इसको बोल देता हूँ मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी मतलब मैंने ये कॉपी करा और मैं इसको 1 की वैल्यू से 3 को इनिशियलाइज कर दूं। देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट 3 है और इसमें मैंने भेज दिया OB1, तो जो OB1 का डेटा है वही अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, और OB3 डॉट ग्रेटर। अभी मैच क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर बना हुआ नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब मैं एक नया कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहा हूँ, देखो आप। अच्छा, OB1 का टाइप क्या है जो गया है, अरे OB1 का टाइप क्या है, टेस्ट ग्रेटर, और इसको मैंने बोल दिया रेफरेंस। जैसे रेफरेंस आएगा अब क्या होगा, देखो दिस डॉट ए असाइंस रेफरेंस डॉट ए, दिस डॉट बी असाइंस रेफरेंस डॉट बी, रेफरेंस डॉट सी। अब मेरा थर्ड भी जो है उसी से क्रिएट हो गया। इस लाइन को समझना जरूरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। इंपॉर्टेंट क्यों, देखो समझना थोड़ा सा। ये OB1 है, A, B और C 1000 इसका रेफरेंस है। क्लियर पॉइंट। कुछ वैल्यू इसकी है 10, 12, 25। अब मैंने 3 बनाया, अभी आपके सामने बनाया 3, A, B और C, OB3, इसका कुछ और एड्रेस है। अब जैसे ही मैंने कंस्ट्रक्टर की बॉडी में क्या लिखा था, देखो टेस्ट ग्रेटर OB3 इक्वल टू न्यू टेस्ट ग्रेटर, और क्या भेज दिया, OB1 भेजा। तो इसका टाइप क्या है, टेस्ट ग्रेटर ही है सेम। तो यहां पर चूंकि मैंने कॉल किसने करा, देखो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कौन करेगा, OB3। तो OB3 के पास तो कौन आ गया, दिस। अरे दिस मतलब पॉइंटर टू द रेफरेंस टू द करंट क्लास, करंट क्लास का रेफरेंस है। क्लियर। और ये OB1 जो था, क्लियर, इसके लिए मैंने किसको लिया वहां पे, रेफरेंस को। याद करो, रेफरेंस लिया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। आज रेफरेंस डॉट ए बोलूंगा तो ये 10 उठ के दिस डॉट ए में आ जाएगा 10। रेफरेंस डॉट बी बोलूंगा दिस डॉट बी 12। रेफरेंस डॉट सी बोलूंगा दिस डॉट सी 25। ये वैल्यू आ गई, मतलब ऑब्जेक्ट 3 भी उसी वैल्यू से इनिशियलाइज हो गया जिससे OB1 हुआ था। इसका फ़ायदा कब है, जब बहुत बड़ा आपका एम्प्लॉय का सेट है, स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं, 30, 50, 50 एट्रीब्यूट एक एक ऑब्जेक्ट में होते हैं कई बार। अब आपको सेम वैल्यू उठाना है तो आप ऑब्जेक्ट पास कर दो, नया जो ऑब्जेक्ट है वो भी सेम पूरी सिमिलर वैल्यू के साथ इनिशियलाइज हो जाएगा। हालांकि इसके लिए आगे जाके मेथड मिलेगी जावा में, क्लोन मेथड।
क्लोन मेथड मिल जाएगी, सीधे आप कॉपी क्रिएट कर दो। क्लियर, वो सब डेवलपर ट्रैक पे हम बात करेंगे ही सारे विषय में। तो देखो क्या कर दिया मैंने, दिस डॉट है मतलब ये थर्ड वाला है, लेफ्ट साइड में कौन है जिसने कॉल किया, ये OB3 वाला ही है रेफरेंस, और ये OB1 वाला है क्योंकि ये यहाँ पे पास हुआ है, हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर भेजा है। देखो यहाँ पर ये भेजा मैंने, तो ये इसको रेफरेंस पॉइंट कर रहा है इसको, ये देखो। अब देखोगे आप ग्रेटर वो एक जैसा देंगे, दोनों प्रोग्राम को रन करेंगे अपन। 12 इज ग्रेटर पैरामीटराइज, एक मिनट इसमें हमने कॉपी तो कर लिया लेकिन ये समझ नहीं पाए अभी कि ये कंस्ट्रक्टर कौन सा है। ये हो गया कॉपी कंस्ट्रक्टर, रन कर लेते हैं वापस। क्या हो गया देखो, पहले आ गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये पहला वाला केस, 12 इज ग्रेटर डिफॉल्ट 0, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो यहाँ पर 3 में ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का केस है। अब मुझे ऑब्जेक्ट की एज इट इज कॉपी क्रिएट करना हो और फिर ग्रेटर कॉल करी, चूंकि डेटा वही है, सेम डेटा OB1 का, तो उस डेटा के साथ हमने ग्रेटर फाइंड आउट कर लिया। क्लियर, समझ में आ रहा है केस क्या कर रहे हैं अपन। तो ये 3 तरीके हमने देख लिया ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के, विथ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। हालांकि जब एक ही बॉडी में 3 कंस्ट्रक्टर आ गए तो इसी को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। नाउ वी हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन, अलग से बात कर लेंगे एक बार, फंक्शन ओवरलोडिंग के साथ इसको क्लब कर सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, लेक्चर ठीक लगा हो। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर मतलब ऑब्जेक्ट बिल्डर जो यूज़ होते हैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। जावा डिस्ट्रक्टर सपोर्ट नहीं करती है क्योंकि जावा में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन यूज़ होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं करेगा, गार्बेज कलेक्शन के थ्रू उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं। उसमें एक मेथड हम पढ़ेंगे फ्यूचर में, फाइनलाइज मेथड, जो गार्बेज कलेक्शन जिसको कॉल करता है, वो फाइनलाइज मेथड फिर आपके ऑब्जेक्ट को रिलीज़ करती है, मेमोरी फ्री करती है। क्या इसका रोल है ये मैं एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करूँगा पूरा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में, बात कर रहे हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की। टॉपिक है फंक्शन ओवरलोडिंग या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। बड़ी रिलेटेड टर्म है, छोटा सा डिफरेंस है। जब फंक्शन ओवरलोडिंग बोला है तो दोनों में से मैं कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, और जब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोला जाएगा तो फिर आपको कंस्ट्रक्टर लेके ही इस टर्म को एक्सप्लेन करना है। ओवरलोडिंग का मतलब होता है पार्शियल पॉलीमॉर्फिज्म। जब फंक्शन के मल्टीपल फॉर्म्स हों, कंस्ट्रक्टर के मल्टीपल फॉर्म्स हों किसी क्लास डेफिनेशन में, तो इस टर्म को हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। मतलब एक क्लास बॉडी में एक ही नाम के एक से ज़्यादा फंक्शन, लेकिन उनकी सिग्नेचर डिफरेंट हो, उनके पासिंग पैरामीटर डिफरेंट हो, तो या तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होंगे या फिर पैरामीटर का टाइप डिफरेंट होगा, तो फिर आप मान सकते हो कि दिस इज व्हाट ओवरलोडिंग। क्लियर, फंक्शन ओवरलोडिंग टर्म का मतलब समझ में आ रहा है, क्या इसका बेसिक रोल है, क्या इसका मीनिंग है इंपॉर्टेंट। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट केस है, ये जरूर समझना जरूरी है कि फंक्शन ओवरलोडिंग पार्शियल पॉलीमॉर्फिज्म है, एक ही नाम के फंक्शन की मल्टीपल डेफिनेशंस। क्लियर, इसी कॉन्सेप्ट को मानते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी हमने लास्ट एग्जांपल में डील किया था, चूंकि हम कंस्ट्रक्टर को डिस्कस कर रहे थे तो हमने ओवरलोडिंग टर्म पे फोकस नहीं किया था, तो अभी हम उसको भी रिकॉल करेंगे, दोनों कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फंक्शन ओवरलोडिंग से मतलब क्या हो गया, अगर हमने किसी क्लास बॉडी में एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शन बना दिए, जैसे आपने ग्रेटर का ही कोड लिखा था, तो आपने ग्रेटर फंक्शन बनाया, एक बार 2 पैरामीटर भेज दिए, एक बार 3 पैरामीटर भेज दिए, तो भी ये काम हो सकता है, संभव है यहाँ पर वैल्यू पास करने के लिए। तो मैं ऐसा कुछ केस देख सकता हूँ यहाँ पर जो बता दे कि ग्रेटर आप एक वैल्यू भी कंपेयर कर सकते हो, इसका भी कोड लिख दो आप। फिर आपने बना लिया इंट ग्रेटर, 3 नंबर में भी ग्रेटर फाइंड आउट कर सकते हो आप।
वैसे ही एडिशन का भी केस आ सकता है अलग अलग। किसी डेफिनेशन में एक से ज़्यादा फंक्शन हो, तो जब एक ही नाम के एक से ज़्यादा फंक्शन होंगे तो दिस इज फंक्शन ओवरलोडिंग। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? रिटर्न टाइप ओवरलोडिंग का पार्ट नहीं है। ये ओवरलोडिंग में रिटर्न टाइप काउंट नहीं होता है। कोई इसको डिफ्रेंशिएट कर दे कि ये इंट ये फ्लोट है, तो ये ओवरलोडिंग नहीं है। ये जो सिग्नेचर वाला जो पार्ट है, ये दोनों का डिफरेंट होना चाहिए। या तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट दो है, यहाँ भी दो, लेकिन वो डबल फ्लोट स्ट्रिंग इस टाइप के पैरामीटर हो तो ये पॉसिबल है डिफाइन करना। और या फिर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट हो, या दो या तीन ले लिया आपने, दिस इज ऑल्सो फंक्शन ओवरलोडिंग। ऐड करना है मुझे, इंटीजर वैल्यू ऐड कर दो, दो तीन इंटीजर। दो डबल वैल्यू ऐड करना होगी तो डबल कॉमा डबल ले लेंगे, दो वेरिएबल, तो भी ये फंक्शन ओवरलोडिंग काउंट होगा। तो ओवरलोडिंग कहीं भी अचीव करना हो तो यही तरीका है बेसिक हमारे इम्प्लीमेंटेशन का। मैं ये पूरे पार्ट को कमेंट कर रहा हूं। अब मैंने क्या करा यहाँ पर, इसको दे दिया इंट ए कॉमा इंट बी। अच्छा, चूंकि अब ऑब्जेक्ट की मेमोरी नहीं है तो ये दिस का आपको रोल नहीं, डायरेक्ट वेरिएबल भेज दिया मैंने अब यहाँ पर ए बी और सी। ऐसे ही मैंने एक फंक्शन और बना दिया यहाँ पे इंट ग्रेटर। हालांकि उप्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये प्रॉपर नहीं है अभी, क्योंकि हम तो डेटा वहीं रख लेते हैं पूरा। क्या हो जाएगा यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी सी भी। ये ओवरलोडिंग समझाने के लिए मैंने लिखा है अभी, ताकि आपको इतना क्लियर हो जाए कि एक ही नाम के एक से ज़्यादा फंक्शन हो सकते हैं। बना दिए टेस्ट ग्रेटर में, देखो आप, बस ऑब्जेक्ट की मेमोरी नहीं ली मैंने यहाँ पर, सिंपल दो फंक्शन उठा लिए। अब क्या करेंगे अपन, इनको भी कमेंट कर दिया मैंने अभी यहाँ पर, इसको तो डिलीट कर देते हैं। अब समझ लिया डिफ़ॉल्ट का क्या रोल है। क्या होगा इस केस में, हमने OP1 इक्वल टू न्यू, अब प्लेन ऑब्जेक्ट बनेगा। अरे अब कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, हमने बोल दिया ग्रेटर में दो वैल्यू दे दी 22,66 और एक वैल्यू प्रिंट कर दी ग्रेटर। फिर मैंने कॉपी करा और यहाँ तीन वैल्यू दे दी, अब ए बी और 99, 122, 68, 99 और मैसेज कर दिया सी इज, जो भी नंबर है जी इज ग्रेटेस्ट। देखो अब एक ही नाम के दो फंक्शन होगा यहाँ पर। अरे ग्रेटर आ गया और एक ग्रेटर विथ 3 पैरामीटर एंड विथ 2 पैरामीटर्स। डबल वैल्यू कंपेयर करना होगी तो एक डबल का और बना देंगे, एक डबल एक इंट, वही वैलिड है लिखने में, पर उसका रिटर्न टाइप क्या आ सकता है, फिर डबल आ सकता है यहाँ पर। ये समझना है, इसको जब रन करेंगे हम तो आप देखोगे एक ही नाम के दो फंक्शन अलाउड है। आपका रिजल्ट आ गया 66 इज ग्रेटर, पहले वाले का 60, 122 इज ग्रेटर, मतलब दो वेरिएबल वाला भी एग्जीक्यूट हो गया, तीन वेरिएबल का भी एग्जीक्यूट हो गया। समझ में आ रहा है केस? तो ये डेफिनेशन पॉसिबल है। अच्छा, दो पैरामीटर का मैं एक और बना सकता हूं यहाँ पर, सिग्नेचर मैच नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, अरे अब वो इंट के बजाय डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करे, रिटर्न भी डबल ही होगी वैल्यू फिर। अब देखो इसने एक्सेप्ट कर ली वैल्यू, यहाँ भी दो पैरामीटर है यहाँ भी, लेकिन सिग्नेचर डिफरेंट है। एक को भी डबल कर देता मैं तो भी क्लियर हो जाता है यहाँ पर।
उस केस में क्या होगा फंक्शन में, दिस इज व्हाट, ओवरलोडिंग। मैं नया भी बना सकता था, इसमें तो एक ही के साथ अपन ने कॉलिंग करी अभी अलग अलग। हमने क्या 2 पैरामीटर वाला लिया है, देखो अब 3 के बजाय मैंने बीच में रख दिया 2 वाले को। रिटर्न टाइप मैच नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि डबल है के वो 22.7 वो 61.5, ये रिटर्न कर दे के। अब देखो आप, ये 2 इंटीजर भी कंपेयर हो रहे हैं ग्रेटर में, डबल भी, 3 भी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग का, आसान कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। अलग अलग वैल्यू आ गई, 66 इज ग्रेटर, 61.5, 122 इज ग्रेटर। अब दोस्तों ये देखो कि जब इसको ले लिया, अब जो प्रोग्राम शुरू बना हुआ था वापस वहां आ जाओ, सारे कमेंट हट गए। देखो आप, अब ये जो सीन दिख रहा है सामने, जैसे फंक्शन मल्टीपल थे मेरे पास, वैसे अब कौन है, कंस्ट्रक्टर अलग अलग है यहाँ पर, बाकी ग्रेटर एक ही है। और कंस्ट्रक्टर कितने आ गए, 3। अरे एक हमारा डिफ़ॉल्ट के लिए, इसके लिए। तो ये प्रोग्राम बना चुके हैं, लास्ट हमने डिस्कशन किया था। थोड़ा सा मैं रिकॉल करना चाह रहा हूँ बस कि दिस इज़ ऑल्सो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्यों बोल रहा हूँ, अरे मैंने डिफ़ॉल्ट बनाया, फिर पैरामीटराइज बनाया, फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर बना दिया। ये जब कंस्ट्रक्टर मल्टीपल होंगे मेरे पास और इनकी भी सिग्नेचर डिफरेंट है, यहाँ 3 पैरामीटर है, यहाँ 0 है, मैं 1 पैरामीटर भी ला सकता हूँ, तीनों को एक जैसी वैल्यू दे दी, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो कंस्ट्रक्टर का तो नाम फिक्स ही है, लेकिन इसके पैरामीटर, इसकी सिग्नेचर डिफरेंट है। तो जब अलग अलग सिग्नेचर वाले मल्टीपल कंस्ट्रक्टर डिफाइन होंगे, दिस इज ऑल्सो ओवरलोडिंग। आप इसी प्रोग्राम को बना सकते हो विथ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो ये प्रोग्राम फंक्शन कंस्ट्रक्टर दोनों वैलिड है। अलग अलग चाहो तो मैंने तरीके बता दिए आपको कि दोनों को एक्सप्लेन करने का तरीका क्या होगा कहीं पर भी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है सिंपल टॉपिक है, फंक्शन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का थॉट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, नेम सेम होगा, सिग्नेचर डिफरेंट होगी। सिग्नेचर में ध्यान रखना है कि कंपाइलर आइडेंटिफाई कैसे करता है। कंपाइलर इन सारे फंक्शन के चूंकि नाम सेम है, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट काम करता है अलग अलग नाम वाले कॉन्सेप्ट में, जिसको बोलते हैं नेम मैंगलिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कंपनीज में आती है नेम मैंगलिंग। नेम मैंगलिंग मतलब क्या हो गया, नाम तो ग्रेटर है उसका, लेकिन 2 इंटीजर वाला है, तो कुछ उनने कोड बना दिया, ग्रेटर 3 इंटीजर, ग्रेटर 1 ऑब्जेक्ट। तो इसे नाम फंक्शन के अलग अलग बन रहे हैं, मतलब इनकोडिंग मॉडल चल रहा है। इन सारे फंक्शन को कॉल कैसे कर पाएंगे अलग अलग, तो इनके इंटरनली इनके नाम अलग अलग कर दिए हर लैंग्वेज ने। जैसे ओवरलोडिंग की बात होगी ना, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए कॉन्सेप्ट यूज होता है नेम मैंगलिंग। एंड नेम मैंगलिंग मीन्स गिविंग न्यू नेम टू द फंक्शन, टू द कंस्ट्रक्टर। नए नाम दे दो, और वो पैरामीटर के बेस पे फार्मूला बना दिया, स्ट्रिंग कॉन्केट करके एक नेम रेडी हो गया। जैसे नेम रेडी होगा, मैं बड़ी आसानी के साथ काम कर पाऊँगा, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ फंक्शन को ओवरलोड कर पाऊँगा। कॉलिंग टाइम में कन्फ्यूज़न नहीं होगा कंपाइलर को कि मुझे पर्टिकुलर किस फंक्शन को कॉल करना है। तो नेम मैंगलिंग के कारण क्या हो गया, उनको अलग अलग नाम दे दिए, रन टाइम पर उन्हीं नाम के थ्रू जावा इंटरप्रेटर इन फंक्शन को कॉल करता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट अप्रोच है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स अ लॉट।